क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है और बात करें 5 नंबर का, ये हर साल क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है। तो एकदम मस्त तरीके से आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, और बहुत ही आसान शब्दों में एकदम आसानी से। आपको यहाँ पे एक भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। आप खुद कहोगे यार ये तो एकदम आसान था, इसे अभी तक हम कठिन समझ रहे थे। आपको कुछ भी नहीं रटना, बहुत आसानी से आपको पूरा सिद्धांत क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या आप इसे CFT थ्योरी भी बोल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो मस्त तरीके से पूरा समझेंगे आज के इस वीडियो पे। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पूरा समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मस्त तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें जैसा कि हम लोग 12th केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे उपसहसंयोजन यौगिक, उसी का ये टॉपिक है आपका कौन सा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये होता क्या है, इसे किसने दिया, मतलब इसको क्यों दिया गया, सब कुछ पहले समझते हैं, फिर बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिख रखा है, पढ़ना ध्यान से। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन 2 साइंटिस्ट ने किया था। एक का नाम था H. बैठे तथा दूसरे थे वान वलेक, इन्होंने किया था। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को किसने दिया है, 2 साइंटिस्ट थे, H. बैठे तथा वान वलेक नामक साइंटिस्ट। ठीक है, इन्हीं 2 साइंटिस्ट ने मिलकर ये सिद्धांत का निर्माण किया। ठीक है, इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहा गया क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन H. बैठे तथा वान वलेक नामक 2 साइंटिस्ट ने किया था। अब इसका क्यों प्रतिपादन किया गया, आगे लिखा हुआ है, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों, संकुल यौगिक क्या है, उपसहसंयोजन यौगिक बोलो या संकुल यौगिक बोलो, सेम बात है। ठीक है, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग और स्पेक्ट्रा की सफलता पूर्वक व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब ये संकुल यौगिक जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, उनके क्या, उनके निर्माण की, कि उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका रंग क्या है, उनका स्पेक्ट्रा क्या है, सबकी ये सिद्धांत सफलता पूर्वक व्याख्या करता है। कौन सा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, सीधा सा कहा गया है कि यह सिद्धांत संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग और स्पेक्ट्रा की सफलता पूर्वक व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब इस सिद्धांत से ये जाना गया कि जो संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, इनका रंग कैसा है, इनका मतलब इसमें स्पेक्ट्रा क्या है इसका, ठीक है, और इसका निर्माण कैसे हुआ, सबके बारे में यह सिद्धांत जानकारी देता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसको किसने दिया था, 2 साइंटिस्ट थे, H. बैठे तथा वान वलेक। ठीक है, अब इन्होंने इस सिद्धांत को दिया तो इसमें कुछ बातें भी बताई होंगी। ठीक है, जिसके अनुसार ये सिद्धांत है। तो अब उसकी हमने लिखा, इसकी मुख्य परिकल्पनाएं निम्न है, मतलब जो इसकी मुख्य बातें बताई गई वो निम्न प्रकार से, वो अब आपको नीचे लिखते हैं, फिर एक एक बात को अच्छे से आपको समझाते हैं कैसे पेपर में लिखना, जिससे आपको 5 नंबर मिलेंगे सब कुछ। ठीक है, पहले इतनी चीज तो अच्छे से लिख देनी है, फिर जो इसकी मुख्य परिकल्पना है वो यहाँ से लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। अब बात करें जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कौन सी परिकल्पनाएं दी या कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो एक एक को पढ़ते हैं। यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हैं इसमें से आपको एक भी पॉइंट रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको आसानी से समझने का प्रयास करना, पूरी चीज समझा देंगे, बस ध्यान से पढ़ना और समझना। ठीक है, पूरा देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने लिख दिया था, इसकी मुख्य परिकल्पनाएं निम्न है, मतलब ये जो नीचे दी गई है ये इसकी मुख्य बातें हैं जो कि दोनों साइंटिस्ट ने बताई। अब रटना नहीं, हम आपसे कह रहे हैं बस सुनना। ठीक है, देखो पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि एक संकुल या संकुल बोलो या उपसहसंयोजन यौगिक, एक उपसहसंयोजन यौगिक केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। पहली लाइन कुछ भी, मतलब जो लिखी गई है कोई बड़ी बात नहीं लिख दिया गया है। इसमें जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि एक संकुल या एक आपका जो उपसहसंयोजन यौगिक होता है, ये केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। अगर बात करें उदाहरण से इसे समझना चाहो तो देखो यहाँ पे आपको समझा देते। देखो उदाहरण से समझना चाहो, मान लो कोई आपके पास यौगिक है, उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक, जैसे K4FeCN6, ये आपके पास एक यौगिक है। अगर आपसे कहा गया है कि इसमें केंद्रीय धातु आयन, देखो केंद्रीय धातु आयन आपको पता है, ये केंद्रीय धातु आयन है, ये लिगेंड। ठीक है, क्योंकि छोटे कोष्ठक के अंदर जो लिखा होता है उसे लिगेंड बोलते हैं, और उसके बगल में जो होता है उसे केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और ये D ब्लॉक का तत्व होता है। तो जो केंद्रीय धातु आयन होता है, जैसे यहाँ पे Fe है, ये क्या होता है, चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। मतलब 6 लिगेंड लगे, 6 CN लगे, तो इस टाइप से 6 CN इसको चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। ठीक है, 6 CN इसको क्या करते हैं, चारों ओर से इस टाइप से उपसहसंयोजक बॉन्ड से इससे क्या किए रहते हैं,
घेरे रहते हैं इस टाइप से, ठीक है, इसकी संरचना इस टाइप से बनती है। तो मतलब वही चीज कहा गया, Fe क्या है केंद्रीय धातु आयन, Cn क्या है लिगेंड, Fe केंद्रीय धातु आयन, Cn है लिगेंड। तो पहली बात ये कही गई है एक संकुल या एक उपसहसंयोजन यौगिक में क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घिरे हुए विभिन्न लिगेंडों का क्या होता है, ये समूह होता है। मतलब एक जो उपसहसंयोजन यौगिक होता है ये केंद्रीय धातु आयन, जैसे यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन क्या है Fe, और Fe को चारों ओर से कौन घेरे हुए है, Cn घेरे, Cn क्या है लिगेंड। तो केंद्रीय धातु आयन को चारों ओर से कौन घेरे हुए, लिगेंड घेरे हुए, और इसी प्रकार के समूह को हम लोग संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक बोलते हैं। तो ये परिभाषा ही समझ सकते हो, लिखा है कि एक संकुल यौगिक या एक उपसहसंयोजन यौगिक केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घिरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। जैसा कि हमने आपको अच्छे से समझाया, कुछ भी रटार तो नहीं रहे, अच्छा है, एकदम आसान है। अब देखो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। यहां से ये लाइन ध्यान से समझना, इसमें दो लाइन यहाँ पे आकर्षण है, नीचे प्रतिकर्षण है, तो अच्छे से समझना तो आप आसानी से समझोगे। हमने लिखा बिंदु आवेश रूपी लिगेंड, लिगेंड कौन है, ये जैसे यहाँ पे Cn है, Cn क्या चीज है, लिगेंड। तो जो लिगेंड है इन्हें बोला गया बिंदु आवेश रूपी लिगेंड। तो बिंदु आवेश रूपी जो लिगेंड होता है और जो केंद्रीय धातु आयन जैसे Fe है, इनके बीच में क्या होता है, स्थितिज वैद्युत आकर्षण। आकर्षण का मतलब ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तब तो यहाँ पे इस टाइप से उपसहसंयोजक बॉन्ड बनता है। देख सकते हो ये दोनों क्या होते हैं, Fe और Cn एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। मतलब जो केंद्रीय धातु आयन Fe है और जो बिंदु आवेश रूपी लिगेंड जैसे यहाँ पे Cn है, ये एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, इनके बीच आकर्षण होता है, इसलिए स्थितिज वैद्युत आकर्षण यहाँ पे होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया, ठीक है, आसान है कि बिंदु आवेश रूपी लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। यहाँ पे Fe और Cn के बीच में क्या आकर्षण है, ये दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं। फिर कहा गया तीसरा पॉइंट, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर या लिगेंड जो है केंद्रीय धातु आयन की ओर आकर्षित होने पर भी बोल सकते हो, आकर्षित होने पर या अग्रसर होने पर धातु आयन की डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। सबसे बड़ी बात लिख दी गई, देखो यहां से कहा गया Fe केंद्रीय धातु आयन है, Cn क्या है लिगेंड। Cn जो लिगेंड है ये क्या होता है, Fe की ओर आकर्षित होता है, मतलब Fe की ओर खींचा चलाता है, Fe की ओर अग्रसर होता है। तो जब Fe की ओर अग्रसर होता है, Fe की ओर आकर्षित होता है, तो यहां से कहा गया कि जब लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होता है या लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन की ओर आकर्षित होता है, तो धातु आयन की डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। जो धातु आयन है, आपसे कहा Fe क्या है, केंद्रीय धातु आयन है, और ये किस ब्लॉक का तत्व है, Fe क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, डी कक्षक में भरा जाता है ना। तो वही चीज कहा गया, जब डी कक्षक में भरा जाता है इसीलिए डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, मतलब डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब इसे समझो, ठीक है, इसे मिरेज कर रहे हैं, कैसे ऊर्जा में वृद्धि होती है वो समझाते हैं, ठीक है। कोई भी केंद्रीय धातु आयन हो, मतलब यही नहीं यहाँ पे Fe है, कहीं पे Ag होगा, कहीं पे दूसरा होगा मान लो, ठीक है, क्रोमियम है, कॉपर है, कोई भी धातु हो, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें मेन कहा गया है कि आपका केंद्रीय धातु आयन, आपको याद रखना है केंद्रीय धातु आयन जो होगा डी ब्लॉक का तत्व होगा, और डी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। और डी कक्षक में क्या होता है, 5 इस टाइप से ऑर्बिटल होते हैं, इस टाइप से डी कक्षक में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। नीचे से थोड़ा बनाते हैं, इस टाइप से डी कक्षक में क्या होता है, 5 कक्षक होते हैं इस टाइप से, 1 2 3 4 1 5, ये क्या है, डी कक्षक है, ठीक है। अगर नीचे दिख ना रहा हो तो देखो नीचे का थोड़ा कर दे, होता है ना, आप दिख रहा होगा सबको, नीचे का डी कक्षक जो होता है इसमें 5 इस टाइप से खाने होते हैं या 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, ये होता है डी कक्षक। ये क्या है, धातु आयन की डी कक्षक है। और इनके नाम भी याद रखना, इनके नाम भी अच्छे अच्छे होते हैं, पांचों खानों के अलग अलग नाम है। इस वाले का नाम है XY, इस वाले का नाम है YZ, इसका नाम है ZX, इसका नाम है Z², इसका नाम है x² - y²। क्या नाम, अच्छे नाम है ना। इस वाले का नाम XY, इसका नाम YZ, इसका नाम ZX, इसका नाम Z², इसका नाम x² - y²। अब यहाँ पर से कहा क्या गया, ध्यान समझना। जैसे केंद्रीय धातु आयन Fe था, Fe की ओर कौन आकर्षित होता है, लिगेंड, जैसे कि Cn। तो जब Fe की ओर लिगेंड आकर्षित होता है तो जो धातु आयन है, जैसे कि यहाँ पे Fe है, इसकी डी कक्षक की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि। तो मतलब ये जो डी कक्षक है इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऊर्जा वृद्धि को आप ऐसे दिखा सकते हो कि मतलब ऊर्जा जो है, ऊपर का निशान लगा हुआ है तीर का, मतलब ऊर्जा जो है बढ़ रही है, ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, मतलब ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ से लिख देना है ऊर्जा में वृद्धि। मतलब अब क्या होगा, जब डी कक्षक को, मतलब जो केंद्रीय धातु आयन है, लिगेंड
की ओर, मतलब जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी ओर कौन अग्रसर होगा, उसकी ओर कौन आएगा, लिगेंड आएगा, तो केंद्रीय धातु आयन की डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस टाइप से डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जब डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है तो जानते हो क्या होता है, ये जो डी कक्षक है ये उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाती है। अब ऊर्जा इसकी बढ़ गई तो ये यहां से उड़ के यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, ये इसकी हो जाएगी उत्तेजित अवस्था। क्या कहलाएगी ये, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, इस टाइप से 3 4 1 5 खाने। ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी उत्तेजित अवस्था हो जाएगी। कब ये उत्तेजित अवस्था आई, जब उसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई। जब उसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई तो ये उत्तेजित अवस्था में पहुंच गया, मतलब इसकी क्या होगी, ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है, जो यहाँ था अब ये थोड़ा सा ऊपर उठ के इस टाइप से उत्तेजित अवस्था में आ गया। उत्तेजित अवस्था ये दिखाती है कि इसकी एनर्जी जो है, इसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस टाइप से अब आ जाता है। यहाँ पे ये वाली लाइन सब लोग समझ चुके थे, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पे या आकर्षित होने पे धातु आयन की डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। देख सकते हो ये डी कक्षक है धातु आयन की, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई तो ये उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, आसान है। ठीक है, अब कहा गया डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। अब ये सोचो कि सभी की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ये नहीं होता। यही बात यहाँ पे समझनी, डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि, या वृद्धि का मतलब है बढ़ना, वृद्धि का मतलब बढ़ना, तो डी कक्षकों की ऊर्जा जो है समान रूप से नहीं बढ़ती है। ठीक है, उनकी वृद्धि समान रूप से नहीं होती। जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं, उनके ऊर्जा में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। अब यहाँ से ये बात कही उन दोनों साइंटिस्ट ने, एच बैठे और वान ब्लेक ने, कि अब ये सोचो कि सभी डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, सभी डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा उन्हीं डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी जो लिगेंड के रास्ते में आएंगे। मतलब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आ रहा है तो उसका जो रास्ता है केंद्रीय धातु आयन की ओर आने का, उसके मार्ग में जो भी आएगा उसी की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो यही चीज उन्होंने बताया कि डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। तो ये चौथा पॉइंट था, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, पांचवी बात उन्होंने बताई कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। यही इसीलिए कह रहे थे समझना। ऊपर कहा गया था बिंदु आवेश रूपी लिगेंड, मतलब लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के बीच तो आकर्षण होता है, लेकिन लिगेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है, कहा गया ना केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। जो केंद्रीय धातु आयन होगा और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा, शब्द यहाँ पे बदलना है। ऊपर केवल लिगेंड की बात थी, बिंदु आवेश रूपी लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन के बीच तो आकर्षण होता है, लेकिन फिर कहा गया केंद्रीय धातु आयन जो आपका Fe है और जो जैसे Cn है लिगेंड, Cn यहाँ पे लिगेंड था और भी कोई भी लिगेंड हो सकता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में बढ़ जाती हैं। ठीक है, मतलब केंद्रीय धातु आयन जो होता है और जो आपका लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बीच में प्रतिकर्षण होता है, इसके कारण ये जो डी कक्षा के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाता है या दो समूहों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लो अच्छे से फिर बताते हैं। कहा गया केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, मतलब जो केंद्रीय धातु आयन जैसे Fe था और जो लिगेंड था जैसे Cn, उसके इलेक्ट्रॉन के बीच तो प्रतिकर्षण होता है, लेकिन केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच जो होता है वो आकर्षण होता है। ये चीज कहा गया। ठीक है, तो केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में बढ़ जाती हैं और इन समूह को Eg समूह तथा T2G समूह बोलते हैं। क्या नाम इनका? Eg समूह, इसे बोलते हैं Eg तथा T2G समूह कहते हैं। अब कैसे Eg और T2G में टूटेगा उसे समझ लो। ठीक है, ये दो समूह में अब इस टाइप से टूट जाएगा। एक समूह यहाँ पे ऊपर की ओर दिखा सकते हो, एक समूह नीचे की ओर दिखा सकते हो। ठीक है, दो समूह में टूट जाएगा। यहाँ पे जो दोनों डिब्बे लास्ट वाले दो समूह, ये आपका एक खाने में एक समूह में टूटेंगे इस टाइप से। ठीक है, इसे थोड़ा और नीचे से लिखे जिससे इनके नाम नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ पे ये आपके दो खाने अलग टूट जाएंगे। इनमें से नाम क्या क्या था? इसका नाम था जेड स्क्वायर, इसका नाम था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे बोला जाएगा Eg समूह। क्या बोला जाएगा? Eg समूह बोला जाएगा। और ये जो शुरुआत के तीन है 1 2 3, ये आपके अलग टूट जाएंगे एक हिस्से पे, 1 2 3। इसे बोला गया एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इसे बोला जाएगा T2G समूह। क्या बोला जाएगा? T2G समूह। ठीक है, ये बात होती है। देख सकते हो ये जो डी कक्षक उत्तेजित अवस्था में, मतलब पहले ऊर्जा बढ़ी तो उत्तेजित अवस्था में आया,
फिर क्या हुआ, ये दो समूह में टूट जाती है। इस टाइप से एक Eg समूह होता है, दूसरा T2G समूह होता है। देख सकते हो Eg समूह में ये दोनों खाने Z² और x² - y² वाला, और शुरुआत के 3 खाने T2G समूह में टूट। यही चीज होती है। मतलब पहले क्या हुआ था, H बैठे और वार्नलेक ने यही बताया कि आपका मतलब जब D कक्षक था, ठीक है, सिंपल सा D कक्षक था, पहली बात तो उन्होंने बता दी कि केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर कौन उपस्थित होता है, लिगेंड, और इसका जो समूह बनता है उसे संकुल यौगिक बोलते हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई। दूसरी बात बताई बिंदु आवेश रूपी लिगेंड, जो बिंदु आवेश रूपी लिगेंड है, जो लिगेंड है और केंद्रीय धातु आयन, उसके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। तीसरी बात बताई, जब आकर्षण होगा तो लिगेंड क्या होंगे, केंद्रीय धातु आयन की ओर आएंगे या अग्रसर होंगे। तो लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन की D कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, D कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ से ऊर्जा में वृद्धि हुई, D कक्षकों की ऊर्जा बढ़ी, तो यहाँ से जो D कक्षक था, जिसका ये पूरा इनके खानों के नाम लिखे XY YZ ZX Z² x² - y², इनकी ऊर्जा बढ़ी तो ये उत्तेजित अवस्था में आ गए। फिर इन्होंने बताया कि D कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है, उन्हीं D कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जो लिगेंड के मार्ग में आते हैं। इसके बाद उन्होंने ये बताया, पांचवी बात बताई कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये जो आपकी D कक्षक है, ये दो भागों में बढ़ जाती है, ऊर्जा के दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें दो समूह बोलते हैं। एक समूह को Eg समूह, दूसरे को T2G समूह। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना होता है और 5 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाते हैं। आपसे कहा था एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप एकदम आसान तरीके से पूरा ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ जाओगे। तो आशा करते हैं सब लोग समझ भी चुके हो। ठीक है, तो कमेंट करके एक बार सब लोग जल्दी से बताओ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो जिसको लाइक कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो लोग भी आके चैनल से पढ़ाई कर सके। बात करें इससे पहले जो उपसंयोजन यौगिक है ना, इस चैप्टर के जितने टॉपिक थे सब हमने करा रखे हैं। ठीक है, चाहे आपका आंशिक संख्या ट्रिक से निकालना हो, IUPAC ट्रिक से निकालना हो, वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता बल सिद्धांत, मतलब बात करें तो पहले पार्ट से 5वें पार्ट तक अभी आपका सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री वाली, वहां पे जाओगे पूरे आपको वीडियो मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो। फिजिक्स के भी वीडियो वहीं पे, फिजिक्स की तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, तो मस्त तरीके से तैयारी करो। जो लोग नया हो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल आपको तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है। एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट करके भी बता सकते हो। और कमेंट ये भी करना कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और तैयार कर लेना, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे। आशा करते हैं सबको समझ में आया, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो और सेम इसी टाइप से लिख के आना।